दोस्तों ने सबके सामने उसके सिर पर जूस डाल दिया और उसकी पत्नी वही खड़ी थी। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी वो डरे हुए कुत्ते की तरह दुबका रहा। उसने चू तक नहीं की। यहाँ तक कि जब उन गुंडों ने उसकी पत्नी को निशाना बनाया तब भी वो ऐसे भाग खड़ा हुआ जैसे कोई छूत की बीमारी हो। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और घर की तरफ चल दिया। घर लौटते समय हालांकि उसकी पत्नी ने उस अजीब माहौल को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ निराशा झलक रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि डैनी ने इसलिए हाथ नहीं उठाया क्योंकि वह उन गुंडों से डरता था, बल्कि उसे डर था कि अगर उसने कुछ किया तो उसकी सालों से छिपी हुई पहचान दुनिया के सामने आ जाएगी और फिर वो रहस्यमयी एजेंसी पूरी दुनिया में उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। अगले दिन सुपरमार्केट में शॉपिंग करते समय शीशे की परछाई से ही उसे कुछ अजीब लगा। उस आदमी की चाल और उसकी आंखों को देखकर वो तुरंत समझ गया कि अब एक भयानक लड़ाई से बचा नहीं जा सकता। मुझे सच में बहुत अफसोस है भाई, सच में। क्या? अरे बेवकूफ, कम से कम मुझे बच्चे को नीचे तो रखने दो। अगले ही पल एक बूढ़ी औरत की हैरान आंखों के सामने डैनी हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। लेकिन शुक्र है कि उसकी गोद में मौजूद बच्चे को कुछ नहीं हुआ, पर इस हमले ने डैनी का दिमाग खराब कर दिया। कुछ डिब्बे फेंकने के बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। मैंने कहा था मेरा पैर छोड़ दो। जब वो पोनीटेल वाला आदमी मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था तो डैनी ने बड़ी शांति से जमीन पर पड़े गंदे डायपर को उठाया। फिर वहां मौजूद सभी हैरान लोगों को अनदेखा करते हुए उसने बिल भरा और निकल गया। सुपरमार्केट से बाहर आते ही डैनी ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और एक शानदार ड्रिफ्ट मारते हुए हवा की रफ्तार से घर की तरफ निकल गया। रोजाना डर कर रहने वाले उस आदमी की ऐसी कमाल की ड्राइविंग देखकर पड़ोसियों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन डैनी को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। इस वक्त वो बहुत घबराया हुआ था और उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी तरह समय रहते अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाए और उन शिकारियों से बचाए। जल्द ही उसने सीढ़ियों के पास दीवार के कोने में एक चाकू से तेजी से एक छोटा सा छेद किया। फिर उसने एक छिपा हुआ बटन दबाया। एक आवाज के साथ सीढ़ियों के नीचे बना एक खुफिया कमरा तुरंत खुल गया। वहां से उसने सालों पुराना एक धूल भरा काला बैग निकाला जो पूरी तरह से तरह तरह के हथियारों और कुछ पासपोर्ट से भरा हुआ था। लेकिन खोलकर देखा तो सारे पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके थे। इसलिए मजबूरी में उसने उस खुफिया कमरे से एक बड़ा कैश का बैग निकाला और घबराहट में अपने उस दोस्त को फोन किया जिससे सालों से बात नहीं हुई थी। उसने बताया कि उसकी पहचान सामने आ चुकी है और उसे तुरंत अपने पूरे परिवार के लिए नकली आईडी बनवानी है। अब वो महज एक पति और पिता नहीं था बल्कि एक भगोड़ा था। उसे अपने 5 लोगों के परिवार को उस खतरनाक और सालों पुरानी जानलेवा दुश्मनी से बचाना था। इसलिए जल्दबाजी में कपड़े पैक करके डैनी पागलों की तरह अपने बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के ऑफिस पहुंचा। उसने एक सरप्राइज का बहाना बनाया और कहा कि वो पूरे परिवार को अचानक से एक रोड ट्रिप पर ले जा रहा है। उसकी पत्नी जेसी उसके इस अजीब बर्ताव से बिल्कुल हैरान रह गई। हालांकि उसके चेहरे पर कई सवाल थे और उसे कुछ गड़बड़ भी लग रही थी, लेकिन अपने पति का ये अचानक लिया गया पक्का फैसला देखकर उसे सालों बाद एक सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ। इसलिए उसने बेमन से ही सही पर हाँ कह दी। लेकिन तभी डैनी की नजर नीचे खड़ी एक अजीब सी दिखने वाली काली कार पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। उसे समझ आ गया कि हत्यारे उनका पीछा करते हुए आ गए हैं। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे तुरंत अपने परिवार को कार में बिठाया। पर जैसे ही वे पार्किंग से बाहर निकलने वाले थे तभी उस काली कार में बैठे हत्यारों ने बिना किसी डर के उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। शुक्र है कि तभी बीच में एक बस आ गई जिससे डैनी को वहां से भागने और उन हत्यारों की नजरों से बचने का मौका मिल गया। हत्यारों की कार के वहां से जाने के बाद छिपा हुआ डैनी तुरंत उल्टी दिशा में तेजी से निकल गया। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि गैरेज से निकलने के कुछ मिनटों बाद ही वे हत्यारे किसी जोंक की तरह फिर से उसकी कार के पीछे चिपक जाएंगे। जब उसने देखा कि वे उसे पकड़ने ही वाले हैं तो डैनी ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया और एक जानलेवा स्टंट करके किसी तरह अपनी जान बचाई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसकी कार में जरूर कोई ट्रैकर लगा हुआ है। इसलिए वो आनन फानन में अपने परिवार को उस गैरेज में ले गया जहां वो रोज काम करता था। फिर उसने अपने रिमोट से इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा बंद कर दिया और हत्यारों को कुछ देर के लिए बाहर ही रोक दिया। फिर अपनी पत्नी से झूठ बोला कि लंबे सफर पर जाने से पहले कार की जांच करनी होगी। इसके बाद उसने तेजी से कार को ऊपर उठाया और सच में कार के नीचे एक हरी बत्ती वाला ट्रैकर चिपका हुआ था। वो सोच ही रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निपटे कि तभी हत्यारों की कार ठीक उसी गैरेज के पास आ पहुंची। शुक्र है कि डैनी की कार हवा में लटकी हुई थी और शटर के पीछे अच्छे से छिपी हुई थी, इसलिए वो बाल बाल बच गया। जब वे हत्यारे कंफ्यूज होकर वहां से चले गए तो डैनी को एक तरकीब सूझी। वो तुरंत अपने एक सहकर्मी के पास गया जिसने नई कार ली थी। जब उसने सुना कि उसका सहकर्मी अपनी नई कार का दिखावा करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है तो उसने चुपके से वो ट्रैकर अपने सहकर्मी की स्पोर्ट्स कार पर चिपका दिया। उसे लगा कि जितनी तेज ये स्पोर्ट्स कार भागेगी बिल्कुल वैसे ही उन्हें भटका देगी। हाँ, उसे हाईवे पर मजे करने दो, तुम दरवाजा खोलो और हम यहाँ से निकलते हैं। डैनी की इस बात को सुनकर सहकर्मी ने पूरे जोर से एक्सीलेटर दबाया और कार तेज रफ्तार से निकल गई। इस तरह डैनी और उसके परिवार को उन हत्यारों से कुछ देर के लिए छुटकारा मिल गया। लेकिन वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि डैनी के पसीने छूट गए क्योंकि बच्चे रास्ते भर पागलों की तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे। ये तो सीधे सीधे उन हत्यारों को अपनी लोकेशन भेजने जैसा था। इसलिए इस जानलेवा मुसीबत से बचने के लिए उसने तुरंत एक बहाना बनाया और कहा कि अब फोन दूर रखने का समय आ गया है। ये कहकर उसने जबरदस्ती पूरे परिवार के फोन अपने कब्जे में ले लिए। हमेशा डर कर रहने वाले उनके पिता का ये तानाशाही रवैया देखकर पूरा परिवार उस वक्त तो हैरान रह गया। लेकिन बच्चों ने सोचा कि अब वे नया फोन खरीदेंगे तो उनका गुस्सा जल्दी ही खुशी में बदल गया। डैनी के साथ साथ पूरा परिवार मजे से पुराने जमाने के मशहूर गाने गाने लगा। असल में यहाँ डायरेक्टर ने बहुत ही शानदार तरीके से एक बात दिखाई है। ये पुराना गाना न सिर्फ पुरानी यादें ताजा करता है बल्कि ये भी बताता है कि डैनी की पसंद और उसकी सोच कई साल पहले ही रुक चुकी है। जब उसने उस एजेंसी को छोड़ा था आज वो इस मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल कट चुका है। लेकिन जब पूरा परिवार इस खुशी के पल को जी रहा था तब डैनी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड खुद उसके घर पहुंचा है। वो आदमी दीवार पर टंगी तस्वीरों को घूर रहा था और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। डैनी का वो धोखा और उसकी ये खुशहाल जिंदगी उस सिरफिरे इंसान को किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। फिर उसने जोर से चिल्लाकर अपने हैकर को हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर चाहे पाताल से ही क्यों न निकालना पड़े डैनी को ढूंढो। हैकर ने इंटरनेट का कोना कोना छान मारा। उसने परिवार के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर लिए लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उसने रास्ते में मिली उस कार को देखा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बॉस। अगर उसने कार बदली है तो इसका मतलब उसने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया है। जल्द ही रात हो गई। दिन भर की थकान के बाद परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो गए। डैनी की आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थी लेकिन आगे पुल पर जो नजारा उसने देखा उससे उसकी नींद पल भर में उड़ गई। वो पूरी तरह अलर्ट हो गया। साफ था कि हत्यारे एक बार फिर उसके पीछे लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब आमने सामने की भयानक टक्कर से बचना नामुमकिन है और हुआ भी वही। कुछ ही मिनटों बाद कुछ मोटरसाइकिलें तेज आवाज करते हुए उसका पीछा करने लगी ताकि उसके परिवार को इसका पता न चले। डैनी ने बहुत ही शांति से कार के म्यूजिक सिस्टम को परिवार वालों के हेडफोन से कनेक्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे आवाज को फुल कर दिया। उसे बिल्कुल शांत रहना था। वो अपने परिवार को जरा भी डराना नहीं चाहता था। एक पिता और पति होने के नाते ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके तुरंत बाद डैनी ने अपनी
अपनी पिस्तौल निकाली और उस पर साइलेंसर लगा दिया। जैसे ही उसने ये सब पूरा किया तभी वे हत्यारे बिल्कुल उसके पास आ पहुंचे। डैनी की फाइट की स्किल्स के आगे ये गुंडे कुछ भी नहीं थे। वो इन्हें पल भर में खत्म कर सकता था, लेकिन कार में सो रहे अपने परिवार की नींद न टूटे इसलिए उसने अपने गुस्से और ताकत को पूरी तरह काबू में रखा। तभी एक हत्यारा अचानक बिल्कुल पास आ गया। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि डैनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार को जोर से मोड़ा और उसी पल उस हत्यारे को किसी खाली बोरे की तरह कार की खिड़की पर जोर से दे मारा। उस हत्यारे का आधा शरीर कार के बाहर ही लटका हुआ था, लेकिन इस हाथापाई और अफरातफरी के बीच डैनी की पिस्तौल फिसलकर नीचे गिर गई। वो बहुत घबरा गया और उसे उठाने ही वाला था कि तभी पीछे की सीट पर बैठे उसके छोटे बेटे ने बड़े ही प्यार से एक दूध की बोतल उसके हाथ में पकड़ा दी। क्या ये कैसी आवाज थी? हाय मेरे बच्चे, वहां पर एक छोटा सा गड्ढा है। हालांकि उसने उन मामूली गुंडों को आसानी से निपटा दिया था, लेकिन डैनी अंदर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि बिना किसी ट्रैकर या मोबाइल फोन के भी वे लोग एक ही दिन में उसे ढूंढने में कामयाब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये चूहे-बिल्ली का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रात भर के इस थका देने वाले सफर के बाद डैनी का परिवार आयोवा नाम की एक जगह पहुंचा। जब उसकी बेटी को यह पता चला तो उसकी आंखें चमक उठी और वो जिद करने लगी कि उसे पास ही मौजूद यूनिवर्सिटी देखने जाना है। डैनी के मन में शक था, लेकिन रोड ट्रिप का जो बहाना उसने खुद बनाया था उसकी वजह से न चाहते हुए भी उसे उनके साथ जाना पड़ा। वो बस थोड़ी देर वहां रुककर जल्द से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर एक बहुत ही अजीब से आदमी पर पड़ी। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके गले में एक मोटी चेन लटक रही थी। उसके हाथ पर एक छिपा हुआ टैटू था। उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो यूनिवर्सिटी में आने वाला कोई इंसान है। उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया जैसे ही डैनी बिना किसी शक के आगे बढ़कर उससे बात करने गया और उसका पीछा करते हुए एक लैब के बाहर पहुंचा। उसे लगा कि उसने तुम्हें पकड़ लिया है। वो उसका भेष बेनकाब करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही बॉक्स खुला अंदर सिर्फ आम से दिखने वाले पौधों के बीज थे। असली कातिल को अचानक सामने देखकर डैनी ने फुर्ती दिखाई और सीधा लैब के अंदर घुस गया। बाहर खड़ा बेकसूर आदमी डर के मारे पीला पड़ गया और हाथ उठाकर रहम की भीख मांगने लगा। जल्द ही बंदूक ताने कातिल अंदर घुस आया। उसकी बात जैसी नजरें डैनी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कुछ ही कदम चला था कि जमीन पर एक कांच की बोतल खिसकती हुई आई। उसी पल डैनी ने मौका देखकर छलांग लगाई और एक झटके में कातिल की बंदूक गिरा दी और फिर उसे जोर से दे मारा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। डैनी ने फुर्ती से एक पाइप उठा लिया ताकि वो उसे पकड़ सके, पर उस कातिल के पास भले ही कोई तकनीक न हो, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। डैनी जल्द ही कमजोर पड़ने लगा और बाजी पलट गई। इस बार कातिल ने उसी पाइप से उसका गला जोर से घोंट दिया। उसकी सांसें रुकने ही वाली थी, तभी सामने रखी एक पेन ने उसकी जान बचा ली। कातिल दर्द से करा उठा और उसका ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी ने उसे पलट दिया और एक ही झटके में बाजी मार ली। डैनी जानता था कि कातिलों की पूरी फौज कभी भी आ सकती है। वो बस जल्द से जल्द अपने परिवार को लेकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसकी बेटी गायब हो गई। पत्नी से पूछने पर डैनी को पता चला कि वो लड़की जिद करके इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को एक रोमांटिक सरप्राइज दे सके। लेकिन जब बेटी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर वो धोखेबाज किसी और लड़की के साथ था। फूट फूट कर रोती हुई अपनी बेटी को देखकर डैनी समझ गया कि क्या हुआ है। बेटी का दर्द उसके सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। एक पिता होने के नाते वो उसकी रक्षा करना और उसका बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और बेटी को एक खास सेल्फ डिफेंस तकनीक सिखाई। ये शरीर के नाजुक हिस्सों पर वार करने वाली एक मार्शल आर्ट तकनीक थी। इसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि नसों और जोड़ों जैसी कमजोर जगहों पर बिल्कुल सही तरीके से वार किया जाता है या दबाव डाला जाता है, जिससे सामने वाले को भयानक दर्द होता है और वो सुन पड़ जाता है। इस छोटे से सीन से ये बात साफ हो जाती है कि डैनी असल में कौन है। वो कोई मामूली लड़ाकू नहीं, बल्कि इंसानी शरीर को अच्छी तरह से समझने वाला एक बहुत बड़ा माहिर है। जान बचाकर भागते हुए डैनी और उसका परिवार आखिरकार लास वेगास पहुंच गया। ये उसकी पत्नी जेसी के सपनों की जगह थी। पहले तो उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन इस वक्त डैनी ने पैसे पानी की तरह बहाते हुए सीधा वहां का सबसे आलीशान प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया। दरअसल डैनी अपने परिवार को खुशियां देना चाहता था। अगर कल उन्हें मौत से लड़ना ही है तो कम से कम आज रात वो उन्हें एक शाही जिंदगी देना चाहता था। इस तरह अचानक से इतने सारे पैसे खर्च होते देख जेसी के तो होश ही उड़ गए। उस आलीशान जगह की चकाचौंध में वो इतनी खो गई कि उसे इसके पीछे की वजह सोचने का मौका ही नहीं मिला। डैनी ने देखा कि परिवार अभी भी जश्न में डूबा है तो वो चुपचाप नीचे गया और अपने एक पुराने दोस्त से गुपचुप तरीके से मुलाकात की। उस आदमी से उसने पूरे परिवार के लिए नए पहचान पत्र और वैंकूवर की फ्लाइट के टिकट लिए। इसके बदले में डैनी ने भी उसे पैसों से भरा एक भारी बैग पकड़ा दिया। कमरे में लौटते ही डैनी ने हथियारों की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने मोजे में चाकू छिपाया और कमर में लोडेड बंदूक खोस ली। वो अच्छी तरह जानता था कि कातिलों का अगला हमला और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक होगा। आज रात उसे अपनी पत्नी को सारा सच बताना ही होगा, तभी कल उसका परिवार सब कुछ छोड़कर किसी अनजान शहर में नई जिंदगी शुरू करने के लिए राजी होगा। इस बीच उसकी पत्नी एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहन चुकी थी और डैनी के साथ एक रोमांटिक शाम बिताने के सपने देख रही थी। बाहर जाने से पहले डैनी ने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि वो कमरे से बाहर न निकले और किसी के लिए भी दरवाजा न खोले, लेकिन उनके जाते ही बच्चे खुद को रोक नहीं पाए और चुपचाप कमरे से बाहर खिसक गए। रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त डैनी ने कई बार अपनी पत्नी को सच बताना चाहा, लेकिन बीच बीच में वेटर आकर उन्हें टोक देता। हार मानकर उसने धाराप्रभा फ्रेंच में वेटर को फटकार लगाई और कहा कि हमें डिस्टर्ब न करे, मुझे फ्रेंच अच्छे से नहीं आती, उन्होंने बस इतनी ही फ्रेंच सिखाई है, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें 1 मिनट का वक्त देता हूँ। डैनी को इस तरह बोलते देख जेसी हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पति को फ्रेंच भी आती है। वेटर तो वहां से चला गया, लेकिन डैनी की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो अपनी पत्नी की आंखों में देखकर सच नहीं बोल पाया, इसलिए उसने अपने सीने में दबे सारे राज उस भाषा में कह डाले जो उसकी पत्नी को समझ ही नहीं आ रही थी। उसने फ्रेंच में बड़बड़ाते हुए सब कुछ कह दिया। अगर आप गौर करें तो यहाँ डैनी की कमजोरी साफ झलकती है। जो आदमी जंग के मैदान में बिना पलक झपकाए मौत बांटता है, वो अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था कि सच जानने के बाद उसकी पत्नी उसे किसी राक्षस की तरह देखेगी। उसे डर था कि उसका ये सुखी परिवार बिखर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डैनी को इतनी अच्छी फ्रेंच बोलते देख जेसी को लगा कि वो प्यार का इजहार कर रहा है। उसे डैनी उस वक्त बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। जेसी से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो बस किसी तरह डैनी को अपने साथ कमरे में ले जाना चाहती थी ताकि वो दोनों साथ में कुछ खास पल बिता सके। जल्द ही दोनों अपने स्वीट में वापस आ गए। जेसी ने बिस्तर पर फूला हुआ कंबल देखा तो लगा कि बच्चे सो गए हैं। वो सीधा बेडरूम की तरफ गई और वहां की लाइट्स धीमी कर दी, लेकिन जब वो डैनी के अंदर आने का इंतजार कर रही थी तो बाहर हॉल में डैनी के शरीर पर लेजर के कई लाल निशान मंडराने लगे। डैनी की पत्नी ने कुछ आवाज सुनी तो वो हैरान
हैरान रह गई और अगले ही पल एक कातिल ने उसे दबोच लिया। हालांकि डैनी ने 2 कातिलों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जेसी अभी भी एक कातिल के कब्जे में थी। ये देखकर डैनी को मजबूरन अपनी बंदूक नीचे रखनी पड़ी। तो ये सब क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर मैं इसे मारूंगा और फिर मेरा साथी तुम्हारे बच्चों को मार डालेगा। कैसा लगा मेरा प्लान? मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। डरी हुई जेसी की नजर अचानक जमीन पर पड़ी लाश पर गई। खून खराबा देखकर जो खाना उसने अभी अभी खाया था वो पलटने लगा। ये भयानक मंजर देखकर उसके पेट में अचानक मरोड़ उठी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। ये बहुत ज्यादा डर और घबराहट की वजह से होने वाला एक नेचुरल रिएक्शन होता है जिसे वासोवागल रिस्पॉन्स कहते हैं। जब हमारा शरीर भयानक डर और घिन को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो ऐसा ही होता है। लेकिन जेसी ने अपनी परवाह किए बिना तुरंत कमरे में जाकर देखा कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए क्योंकि कातिल ने साफ साफ कहा था कि उसका साथी बच्चों को मारने गया है। डैनी को याद आया कि कातिल ने हैकर गेमिंग जोन जैसी किसी जगह का नाम लिया था, तो वो फौरन अपनी पत्नी को लेकर उसी तरफ दौड़ पड़ा। और इस वक्त उनका बड़ा बेटा डार्स गेमिंग जोन में कंप्यूटर गेम्स खेलने में मस्त था। वो सिर्फ एक गेमिंग जीनियस ही नहीं बल्कि एक इंटरनेट स्टार भी था जिसके लाखों फैंस थे और गेम्स में उसकी रणनीति और चालें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे डैनी असल जिंदगी में कातिलों से लड़ता था। डायरेक्टर ने बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाया है कि बाप और बेटे का पेशा भले ही अलग हो, लेकिन बेटे की रगों में भी एक फाइटर का ही खून दौड़ रहा है। अपनी इसी कमाल की स्किल के दम पर उसने कुछ ही देर में सबको पछाड़ दिया और वो गेम जीत लिया। जब तक डैनी और उसकी पत्नी वहां पहुंचे पूरी भीड़ उनके बेटे के लिए तालियां बजा रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में छिपकर कातिल उन पर हमला करने की फिराक में है। और डैनी को भी बेटे की इस जीत से कोई मतलब नहीं था। वो बस किसी भी तरह अपने बच्चों को इस खौफनाक जगह से सुरक्षित बाहर निकालना चाहता था। एक एक पल भारी था, लेकिन बच्चों को कहां पता था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। जब डैनी ने अचानक उन्हें होटल से चलने को कहा तो वो सब भड़क गए। अभी तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट का मजा लेना शुरू ही किया था और अब उन्हें वहां से भागना पड़ रहा था। इसलिए अब डैनी के पास उन्हें सारी सच्चाई बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं। वो हमें मारना चाहते हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ से मिलने से पहले मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। मैं वो जिंदगी पीछे छोड़ आया था, लेकिन अब उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है। डैड, आप दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान हो। शुक्रिया, अब चलो यहाँ से। इस सच ने बच्चों को अंदर तक हिला दिया और उन्हें समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। डैनी की ढाल बनकर वो लोग जल्द ही भीड़ में छिप गए, लेकिन डैनी जानता था कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो उसे खुद हमला करना होगा। वो तेजी से खिसककर एक गाड़ी के पास गया और कातिलों का ध्यान भटकाने के लिए उसे जोर से धक्का दे दिया। जैसे ही कातिलों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, डैनी ने पीछे से आकर उन पर हमला बोल दिया और उन्हें आसानी से धूल चटा दी। लेकिन सालों से किसी की जान न लेने की वजह से वो उन्हें जान से मारने में हिचकिचा रहा था। ये जानने के बावजूद कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, उसने गोली नहीं चलाई। जैसे ही डैनी अपने परिवार से मिला, कातिल फिर से उनके पीछे पड़ गए। अलविदा। ये खौफनाक मंजर देखकर उनके बड़े बेटे की भी अपनी मां की तरह उल्टी हो गई। लेकिन जेसी दूसरी बार ऐसा खून-खराबा देख रही थी तो उसका दिमाग इसके लिए पहले से तैयार था। जो घबराहट और डर उसे पहली बार लगा था वो अब थोड़ा कम हो गया था। अब वो इन सब चीजों की आदी हो रही थी, इसलिए उसे उल्टी नहीं हुई। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत थी। कातिलों से बचकर निकलने के बाद वो लोग एक सुरक्षित जगह पर रुके। डैनी को पता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने परिवार को पूरी सच्चाई बता दे। उसका असली नाम शॉन था। जब वो 4 साल का था तब उसकी मां गुजर गई और उसका शराबी बाप रोज उसे पीटता था। बड़ा होते ही वो फौज में भर्ती हो गया। शायद वो पैदा ही लड़ने के लिए हुआ था। अपने इसी जुनूनी और निडर अंदाज की वजह से वो बहुत जल्द फौज की सबसे बेहतरीन ग्रीन बेरेट और डेल्टा स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा बन गया। बाद में माइका नाम के एक पागल आदमी ने, जो पहले स्पेशल एयर सर्विस में था, उसे एक खुफिया और डार्क प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। उनका काम पूरी दुनिया से उन खूंखार आतंकियों को खत्म करना था जिन पर सरकार सीधे तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे माइका के सिर पर खून सवार होने लगा और उसने डैनी को सिर्फ एक मारने वाली मशीन समझ लिया। जो भी ज्यादा पैसे देता वो डैनी को उसी के हाथों बेच देता। आखिर में डैनी के सब्र का बांध टूट गया। भले ही उसे जिंदगी भर शिकार बनकर भागना पड़े, वो उस नरक से भागना चाहता था। हालांकि उसने अपने परिवार को अपने अतीत के बारे में बता दिया था, लेकिन अपना सबसे बड़ा राज उसने अभी भी अपने दिल में दफन रखा था। फिर उसने निकाला कुछ नकली पासपोर्ट और ऐलान किया कि वे कल वैंकूवर के लिए उड़ान भरेंगे और पूरी तरह से अपनी पहचान बदलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। पर उसे अंदाजा नहीं था कि बच्चे ये सुनकर बहुत नाराज होंगे। वे अपनी अभी की जिंदगी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे और जेसी तो इतने सालों के धोखे से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने डैनी से बहुत बड़ी लड़ाई की। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति एक खूंखार हत्यारा है। उसकी पूरी दुनिया हिल गई थी। वो इंसान जिससे उसने इतनी मोहब्बत की थी वो हमेशा झूठ और खून खराबे के बीच जी रहा था। इस बात ने उसे अंदर तक डरा दिया और उसे बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ। पूरी रात सोचने के बाद जेसी ने फैसला किया कि वो बच्चों को लेकर वहां से चली जाएगी। उसे लगा कि वे हत्यारे सिर्फ उसके पति के पीछे पड़े हैं और अगर वे चारों डैनी से दूर चले गए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ उसने साबित कर दिया कि वो कितनी गलत थी। जल्द ही अपनी सहेली ग्वेन की मदद से जेसी बच्चों को लेकर एक छोटे से एयरपोर्ट पहुंची ताकि फ्लाइट पकड़कर घर जा सके। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि ग्वेन उन्हें लेने एक प्राइवेट जेट लेकर आई थी। उसकी इस दरियादिली और प्यार ने जेसी को भावुक कर दिया। हालांकि उसने ग्वेन के चेहरे पर छाई उस अजीब सी मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया जो अब खतरनाक लग रही थी। फिर ग्वेन ने खुद ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करनी शुरू कर दी जिसे वो बहुत प्यार करती थी, पर उसने उसे बेरहमी से छोड़ दिया और एक ऐसी औरत से शादी कर ली जो उससे बिल्कुल अलग थी। क्या तुम उसे जानते हो? मुझे उसे जानना ही था। मेरी पूरी जिंदगी में इस औरत के लिए मैं उसे बर्बाद करना चाहती थी। तुमने क्या किया? मैंने वही किया जो मुझे सबसे अच्छे से आता है। मैं उसके करीब गई, मैंने उसका भरोसा जीता और फिर मैंने उसके मेरी जिंदगी में आने का इंतजार किया। जेसी ये सुनकर सुन पड़ गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि ग्वेन जिस औरत की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। खतरा भांपकर वो वहां से भागना चाहती थी। तभी डैनी के पुराने बॉस मैका ने उनका रास्ता रोक लिया। कुछ ही देर बाद डैनी को मैका का वीडियो कॉल आया। वो डैनी की पत्नी और बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा था और उसने डैनी को एक सुनसान इमारत में अकेले बुलाया। अपने परिवार को बचाने के लिए डैनी के पास कोई चारा नहीं था। जल्द ही वो उस इमारत के बाहर पहुंच गया। वहां पहले से ही कई हत्यारों ने उसके लिए जाल बिछा रखा था। उनका लीडर एक गंजा आदमी था जो उसका पुराना साथी था। वो डैनी को इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया और फिर मैका और डैनी के बीच हुई बातचीत ने डैनी का वो राज भी खोल दिया जो उसने अपने परिवार से छिपा कर रखा था। उसका सबसे बड़ा राज
राज अब उसके परिवार के सामने पूरी तरह से आ चुका था। डैनी का छिपाया हुआ राज परिवार के सामने आ गया था। हालांकि मैका डैनी का अपना पिता था, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा खूनी इरादा बिल्कुल सच था। पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे इस खूनी खेल में उसने देख लिया था कि डैनी अभी भी कितना खतरनाक है। तभी इस बूढ़े ने अपना इरादा बदला। उसने कहा कि अगर डैनी वापस संगठन में लौट आए और अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दे तो उसका परिवार जिंदा बच जाएगा, वरना वो उन सभी को मार देगा। सच कहूं तो मैं आपको मैका के इस विलेन वाले किरदार पर ध्यान देने को कहूंगा। आप देखेंगे कि उसके अंदर कंट्रोल करने की एक बहुत ही बीमार मानसिकता है। मुझे लगता है कि उसकी सोच पूरी तरह से सड़ चुकी है। उसने कभी डैनी को एक इंसान की तरह नहीं देखा, बल्कि अपनी बनाई हुई एक परफेक्ट मशीन की तरह इस्तेमाल किया है। इसलिए डैनी के परिवार को बर्बाद करना उसे जरा भी क्रूर नहीं लगता, बल्कि उसे लगता है कि वो ऐसा करके डैनी को भावनाओं से आजाद कर रहा है ताकि वो अपना पुराना खूंखार रूप वापस पा सके। इस भयानक जाल में फंसने के बाद डैनी को भारी मन से हार माननी ही पड़ी, लेकिन दोनों बच्चे अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर पूरी तरह टूट गए। उन्हें समझ आ गया कि उसका अतीत जो भी हो, उसका प्यार सबसे बड़ा है। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी मां से गिड़गिड़ाना शुरू किया कि वह उनके पापा को ऐसे छोड़कर न जाए, और उनके बेटे ने तो समय बिताने के लिए लिफ्ट के सारे बटन ही दबा दिए। अच्छी बात यह थी कि जेसी ने भी आखिरकार अपना मन पक्का कर लिया था। उसने बच्चे का डायपर बदलने का बहाना बनाया और झट से वो गंदा डायपर उस गंजे आदमी के मुंह पर दे मारा। पहली बार किसी की जान लेने का डर जेसी ने पल भर में पीछे छोड़ दिया। उसने तुरंत जमीन से बंदूक उठाई और बिना डरे सीधे सबसे ऊपरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ी। पर वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। शुक्र है कि ये खौफनाक मंजर बस कुछ ही सेकंड तक चला। परिवार के फिर से मिलने के बाद डैनी ने उस ड्रोन की मदद से देखा कि मैका जो अभी गया था अपनी पूरी फौज लेकर वापस लौट आया है। इसलिए उसने तुरंत ड्रोन अपने बेटे को थमा दिया ताकि वो ऊपर से नजर रख सके। जल्द ही दो हत्यारे लिफ्ट के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट में घुसने वाले थे उन्हें बच्चों के सामान का एक बैग दिखा। अपने बड़े बेटे के इशारे पर डैनी ने अंधेरे में छिपकर बहुत ही आसानी से ऊपर बैठे स्नाइपर को ढेर कर दिया। वो उस तरफ है, मुझसे बात करो काई, अपनी आंखें बंद करो। पापा बाई तरफ कोई है, पापा आप ठीक तो है ना, सामने कोई है। डैनी ने एक एक करके सभी हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। इसे देखकर चालाक मैका भी समझ गया कि ड्रोन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। उसने तुरंत बेहोश पड़ी ग्वेन को जगाया और उसे डैनी के परिवार को मारने भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ छत पर छिपी जेसी ने भी देखा कि लिफ्ट ऊपर आ रही है। उसने झटपट बच्चों को छिपा दिया और खुद बंदूक तानकर लिफ्ट के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। लेकिन घबराहट में उसने अपनी सारी गोलियां चला दी। फिर ग्वेन कोने से बाहर आई। बिना कुछ कहे उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जेसी एक चैंपियन एथलीट रह चुकी थी, लेकिन ग्वेन जैसी एक प्रोफेशनल हत्यारी के सामने उसकी एक न चली और वो कमजोर पड़ गई। ग्वेन तो उसे और भी तड़पाना चाहती थी। वो जेसी को तुरंत नहीं मारना चाहती थी, बल्कि पहले उसे बेइज्जत करना चाहती थी। इस तरह बार बार मार खाने के बाद बच्चों से भी नहीं रहा गया। बड़ा बेटा छत के किनारे भाग कर गया और वहां से ग्वेन को गालियां देकर उकसाने लगा। तभी मौका देखकर बेटी ने एक भारी गमले का स्टैंड पीछे से ग्वेन पर दे मारा, लेकिन ग्वेन जैसी शातिर हत्यारी इतनी आसानी से कहां हार मानने वाली थी। उसने तुरंत रेलिंग पकड़ी और हवा में छलांग लगाकर बच गई। बच्चों को खतरे में देखकर जमीन पर पड़ी जेसी में जैसे कोई नई जान आ गई। वो उठी और ग्वेन पर झपट पड़ी, लेकिन अगले ही पल ग्वेन ने उसे फिर से उठाकर पटक दिया। हालांकि इस बार जमीन पर गिरते ही उसकी नजर पास पड़ी एक बांस की छड़ी पर गई और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे एक तरकीब सूझी। उसने झट से वो बांस उठाया और ग्वेन की तरफ वार कर दिया। ग्वेन अभी भी जेसी का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन तभी जेसी ने टूटे हुए बांस का नुकीला हिस्सा उठा लिया। ग्वेन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जेसी ने जानबूझकर उस बांस को तोड़ा था। इस पैंतरे ने ना सिर्फ दुश्मन को चौंका दिया, बल्कि जेसी के हाथ में एक जानलेवा हथियार भी दे दिया। और उधर डैनी ने भी सभी गुंडों को ठिकाने लगा दिया था और अब उसका आमना सामना अपने ही पिता से था। अपने पिता के सामने होने के कारण वो कमजोर पड़ रहा था, लेकिन मैका उस पर भारी पड़ता जा रहा था और जरा भी रहम नहीं खा रहा था। इंसानियत डैनी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। उसके अंदर वो बेरहमी नहीं बची थी, इसलिए वो इस शैतान के आगे टिक नहीं पाया। जल्द ही मैका ने डैनी को पूरी तरह हरा दिया। पर जैसे ही मैका ट्रिगर दबाने वाला था, तभी एक आवाज आई, दादाजी, जिसने मैका के हाथ रोक दिए। परिवार के इस प्यार ने मैका को अंदर से हिला दिया, लेकिन इतने सालों से उसके अंदर बसा वो खूनी और जिद्दी शैतान उसे हार नहीं मानने दे रहा था। तो इस तरह ये परिवार मौत के मुंह से बच निकला और उस खूनी संगठन का भी खात्मा हो गया। 6 महीने बाद उस विलेन मैका को कई जुर्मों के लिए उम्र कैद की सजा हो गई और उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटनी थी। और उनकी बेटी इस एक्सक्लूसिव खबर की वजह से एक मशहूर न्यूज रिपोर्टर बन गई। बात करें डैनी की, तो अब वो कोई पहचान नहीं छिपा रहा था। उसने एक टॉप क्लास की सिक्योरिटी कंपनी खोली और उसका एक बड़ा बॉस बन गया और उसकी कंपनी पूरे इंडस्ट्री में नंबर 1 बन गई। इसलिए कहते हैं किसी से भी पंगा ले लेना, लेकिन इस परिवार से तो कभी मत उलझना। यहीं पर द फैमिली प्लान फिल्म की कहानी खत्म होती है। मैं हूं बाबू, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।